17वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई। वो व्यापार करने आए थे। इंडिया अपने मसालों और कपड़ों के लिए मशहूर था। धीरे धीरे कंपनी पावरफुल होती गई। उन्होंने कमजोर मुगल एम्पायर का फायदा उठाया। 1800 के मध्य तक ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर इंडिया पर कब्जा कर लिया था। यहीं से इंडिया में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। अंग्रेज अपने साथ नए कानून और सिस्टम लेकर आए। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन शुरू करवाई। उन्होंने रेलवेज और टेलीग्राफ लाइंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया। लेकिन ब्रिटिश राज की वजह से बहुत सारी परेशानियां भी हुईं। अंग्रेजों ने इंडिया के संसाधनों का शोषण किया। उन्होंने इंडियंस को कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया। इसकी वजह से अकाल पड़े। इंडियंस को अपने ही देश में सेकेंड क्लास सिटीजन समझा जाता था। बहुत सारे इंडियंस को ब्रिटिश राज पसंद नहीं था। वो आजादी चाहते थे। इस चक्कर में कॉलोनियल पीरियड में कई रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हुए। समय के साथ आजादी की चाहत और मजबूत होती गई। आखिरकार 1947 में इंडिया को आजादी मिली। 19वीं सदी में ब्रिटिश राज के खिलाफ शुरुआती विरोध उभरने लगा। यह विरोध धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा और हर कोने से आवाजें उठने लगीं। हर वर्ग के इंडियंस ने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया। चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या फिर आम नागरिक, सभी ने अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कराया। वो कॉलोनियल कंट्रोल से मुक्त होना चाहते थे। उनकी आजादी की चाहत ने उन्हें एकजुट किया और उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई शुरू की। यह विरोध कई रूपों में सामने आया। कुछ ने शांतिपूर्ण तरीके अपनाए तो कुछ ने उग्र रूप धारण किया। कुछ भारतीयों ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जैसे 1806 का वेल्लोर विद्रोह, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। दूसरों ने सामाजिक और धार्मिक सुधारों की वकालत की। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। मुझे आधुनिक भारत के जनक के रूप में जाना जाता है। मैंने समाज में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए। मैंने सती जैसी पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती दी। यह प्रथा महिलाओं के अधिकारों का हनन करती थी। सती प्रथा में विधवा अपने पति की चिता पर खुद को जला देती थी। यह अमानवीय प्रथा समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। मैंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। यह कदम महिलाओं को नया जीवन देने के लिए था। मैं आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार में विश्वास करता हूं। शिक्षा ही समाज को बदलने का सबसे सशक्त माध्यम है। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने भी समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का बीड़ा उठाया। उनका मानना था कि महिलाओं की शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। वह सामाजिक समानता और न्याय में विश्वास करते थे। उनके प्रयासों ने समाज में नई सोच को जन्म दिया। उनके योगदान का भारतीय समाज पर अमिट प्रभाव पड़ा। उनके कार्यों ने समाज को नई दिशा दी। इन शुरुआती सुधारकों ने अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। उनके प्रयासों ने लोगों में जागरूकता फैलाई। उन्होंने ब्रिटिश सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व पर सवाल उठाए। उनके विचारों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय पहचान की भावना जगाई। यह भावना आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनी। उनके प्रयासों ने भविष्य के आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त किया। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1857 का साल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस साल ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इसी साल सिपाही विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, शुरू हुआ। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के असंतोष का प्रतीक बन गया। इसकी शुरुआत एक मामूली सी घटना से हुई, लेकिन इस घटना ने पूरे देश में एक बड़ी क्रांति की चिंगारी भड़का दी। अंग्रेजों ने नई राइफल कार्ट्रिज शुरू की। ये कार्ट्रिज भारतीय सिपाहियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। ये कार्ट्रिज जानवरों की चर्बी से सनी होती थी। इसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाही नाराज हो गए। उन्होंने इसे अपनी धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन माना और विरोध शुरू कर दिया।
उन्होंने इसे अपनी धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन माना। यह विरोध जल्द ही एक बड़े विद्रोह में बदल गया। विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया और हर कोने में गूंजने लगा। इसने उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इन क्षेत्रों में विद्रोह की लहर दौड़ गई। सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। ब्रिटिश हुकूमत को इस विद्रोह से बड़ा झटका लगा। अंग्रेजों ने विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। महीनों तक चली भीषण लड़ाई के बाद उन्होंने विद्रोह को कुचल दिया। इसके परिणाम गंभीर थे। कई लोग मारे गए और कई गिरफ्तार हुए। ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। भारत अब सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाही विद्रोह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। लोगों में एकता और स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि उनका शासन अजेय नहीं है। भारतीयों ने दिखा दिया कि वे भी संगठित होकर लड़ सकते हैं। इसने भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलनों की नींव रखी। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। सिपाही विद्रोह का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस विद्रोह ने भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को बढ़ावा दिया। भारतीयों ने अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को पुनः खोजा और एकजुट होने की आवश्यकता को महसूस किया। भारतीयों ने महसूस किया कि ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए उन्हें एकजुट मोर्चे की जरूरत है। विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लोग एक साथ आने लगे। इसी के चलते 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का गठन हुआ। यह संगठन भारतीयों की आवाज को एक मंच पर लाने के लिए बनाया गया था। आईएनसी आजादी के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसके माध्यम से भारतीयों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संगठित संघर्ष शुरू किया। शुरुआती नेता अपने दृष्टिकोण में नरम थे। वे धीरे धीरे और शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव लाना चाहते थे। वे मौजूदा व्यवस्था के भीतर काम करने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके ही सुधार संभव है। वे सरकार में भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि भारतीयों की आवाज को सरकार में सुना जाए। उन्होंने सुधारों और अधिक स्वायत्तता की मांग की। वे चाहते थे कि भारतीयों को अपने मामलों में अधिक नियंत्रण मिले। आईएनसी हर साल अधिवेशन करती थी। इन अधिवेशनों में भारतीय नेताओं ने अपने विचार साझा किए और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने ज्यादा अधिकारों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किए। इन प्रस्तावों ने भारतीयों की मांगों को स्पष्ट रूप से सामने रखा। उन्होंने अपना संदेश फैलाने के लिए अखबारों और प्रकाशनों का इस्तेमाल किया। इन माध्यमों ने भारतीयों को जागरूक किया और उन्हें संगठित किया। उन्होंने न्याय और निष्पक्ष सवाल उठाना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे कि क्या यह तरीका सही है। उन्होंने और ज्यादा सख्त कदम उठाने की मांग की। वे चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार पर अधिक दबाव डाला जाए। इसने बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इन नेताओं ने भारतीयों को अधिक सक्रिय और आक्रामक तरीके से संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।
इन नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। वे मानते थे कि भारतीयों को अपने देश पर पूरा अधिकार होना चाहिए और ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए।